नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। आज हम अपने देखो जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट होता है यूपी पीसीएस के लिए, इसका हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। इसी के तहत हम इसमें इसका कंप्लीट भी देखो इसका कंप्लीटली एनालिसिस किया जाएगा एक एक क्वेश्चन के लिए, और इसको मैं आपको थोड़ा सा देखो डिटेल के साथ बताऊंगा जो इसकी बैकग्राउंड है, किस प्रकार से यहाँ से सवाल बने या और किस प्रकार के सवाल बनने की जो उम्मीद हो सकती है या लगाई जा सकती है, उसके तहत मैं इसकी बैकग्राउंड भी आपको कंप्लीटली बताता चलूंगा। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 होगा, इसके लिए हम देखो कंप्लीटली पूरी तरीके से एक एनालिसिस करेंगे इसके लिए, और उसके बाद में निष्कर्ष तक पहुंचेंगे सवाल को लेकर। तो स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो देखो एक्वा पार्क क्या होता है। जो एक्वा पार्क होते हैं ये होते हैं मत्स्य पालन वाले, जहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है उनको एक्वा पार्क बोला जाता है। और ऐसा एक्वा पार्क प्रथम भारत का एक्वा पार्क खोला जाएगा पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, और इसका उद्घाटन भी किया है। इसका उद्घाटन जो किया था वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया था कब, अक्टूबर 2022 में। तो अक्टूबर 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश में ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो ये जो आपका एक्वा पार्क होगा, ये आपका एक्वा पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का भी भाग होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक्वा पार्क की जो ये स्थापना की जा रही है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत ही की जा रही है इसकी। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया गया। तो वो जो लोकार्पण बनेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो डाटा हाइपर स्केल सेंटर बनेगा वो बनेगा आपका ग्रेटर नोएडा में। आंसर इसका आपका क्या लगेगा, सी लगेगा। तो देखो इस सेंटर को एक नाम भी दिया गया है, YOTTA, योटा, योटा D1। ये ध्यान रखना कि क्या नाम दिया गया है इस सेंटर को, तो योटा D1 नाम दिया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया था इसका अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उत्तर प्रदेश के सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र, जिसे बोलते हैं IBDC, की स्थापना कहाँ की। देखो भारतीय पहला जो भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई है वो हरियाणा का एक जिला है फरीदाबाद। तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसके जो आपका पहला डेटा जैव पार्क होगा उसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है। देखो हमने इस प्रकार से भारत की संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरीके से ये कह लो कि सरकारी संस्था है, लेकिन अब हमने इस अंतरिक्ष के लिए प्राइवेट या निजी कंपनियों के लिए भी वहां पर दरवाजे खोल दिए इसरो ने। तो उसी वजह से तो जो निजी पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है वो रॉकेट लॉन्च किया गया है विक्रम एस को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब ये जो विक्रम एस लॉन्च किया गया है कहाँ से किया गया है, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया है। अब इसका देखो नाम क्या रखा गया है, तो इसके मिशन का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रारंभ। प्रारंभ इस मिशन का नाम होगा। नेक्स्ट, आवास एवं शहरी शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की स्वच्छतम शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखो जो 1 लाख से कम है, जो 1 लाख से कम स्वच्छ शहरों की श्रेणी में जो नाम दिया गया है वो नाम आता है, पहला नाम आता है पंचगनी का। अब इसमें ध्यान रखना है इंदौर को मत लगा देना, इंदौर, क्योंकि इंदौर जो है वो 1 लाख से अधिक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में इंदौर का नाम पहला आता है, जबकि जो 1 लाख से कम के हैं, तो 1 लाख से कम की श्रेणी में आपका जो आएगा वो पंचगनी ही आएगा। ये कहाँ का है, ये है आपका महाराष्ट्र का। यदि आप दूसरा स्थान देखेंगे तो दूसरा स्थान है इसका पाटन का, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। और तीसरा स्थान आप देखेंगे, तीसरा स्थान आएगा इसमें कराड़ का, और कराड़ भी तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र में ही है। ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022। तो ये वायु सर्वेक्षण का 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किसको दिया गया है। देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो प्रथम स्थान मिला है वो प्रथम स्थान मिला है लखनऊ को, अर्थात आंसर होगा इसका ए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार इस सब जो प्रथम स्थान पर रहा है शहर वो आपका
लखनऊ यहाँ पर रहा है। अब इसमें दूसरा स्थान देखें तो देखो दूसरा स्थान मिलता है इसमें प्रयागराज का। और यदि और भी देखें इसमें तो वाराणसी को तीसरा स्थान मिला होगा। पहले स्थान पर लखनऊ, तीनों को याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। दूसरे पे आपका प्रयागराज और तीसरे पे आपका वाराणसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे दिया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड अवार्ड जो दिया गया है वो एक तरीके से हैदराबाद को दिया गया है। अब हैदराबाद में भी ये जो वर्ल्ड सिटी ग्रीन अवार्ड जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? तो वर्ल्ड सिटी जो ग्रीन अवार्ड है इसका जो आयोजन हुआ था वो दक्षिण कोरिया के जेंजू में हुआ था 2022 में। दक्षिण कोरिया के जेंजू जेंजू में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया और यहीं पर ही इसको हैदराबाद को ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला। और देखो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अर्थात 6 श्रेणियों को देखा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति का अनावरण किस शहर में किया गया? देखो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो यदि आप देखें तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति का जो अनावरण किया गया है वो अयोध्या में किया है इनके द्वारा। और अयोध्या में ही राम मंदिर भी बनना है तो इसी के एवज में ही यहाँ पर डिग्निटी का यहाँ पर अनावरण किया गया। अब देखो ये किसको है? तो ये जो मूर्ति है ये स्वामी रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य को पूरी तरीके से समर्पित है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। देखो अक्टूबर 2022 में जो शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है वो किया है राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत साहब। उन्होंने किया है और कहाँ किया है? नाथ द्वार में। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में अनावरण की गई स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। देखो बहुत सारे स्टैचू हैं तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। सारे स्टैचुओं को आप याद करके जरूर जाना। कभी पता लगा कि एक तरफ स्टैचू दे दिया और एक तरफ मिलान करने के लिए दे दिया तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का जो अनावरण किया गया है यह किससे संबंधित है? देखो इसका जो अनावरण किया है पीएम मोदी ने कर्नाटक के धारवाड़ में किया है इसका। और ये कहाँ है? ये नाद प्रभु कैंपेगौड़ा को समर्पित है। तो आंसर इसका आपका सी लगेगा। अब देखो इसको किसने बनाया है ये भी ध्यान रखना। तो वी सुतार राम वी सुतार ने बनाया। और ये किसकी बनी हुई है? तो कांस्य प्लस स्टील का इसमें उपयोग किया गया है। और इस स्टैचू की जो ऊंचाई है वो 100 फीट की है। तो 100 फुट ऊंची है ये आपकी स्टैचू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने टाइम 2022 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिव पीपल में स्थान प्राप्त किया है? अब देखो इसमें किस किसने स्थान प्राप्त किया है? को इसमें जो आते हैं ना वो आपके गौतम अडानी आते हैं, करुणा नंदी आती हैं, खुर्रम परवेज आते हैं। तो इसमें अडार पूनावाला नहीं आता। तो जहां जहां आपका इसमें देखो 3 है तो उसको ऑप्शन को तो वहां से हटा दो आप। जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 है तो इसको हटाओ। अब 3 है तो 1 2 4 लगेगा तो आंसर क्या लगेगा आपका? इसमें 3 लग जाएगा। अब देखो इसमें किस किस श्रेणी में इनको कौन कौन सा मिला है? जैसे जो गौतम अडानी है, गौतम अडानी को टाइटंस श्रेणी के मिला है। टाइटंस श्रेणी के लिए दिया गया है। जबकि करुणानंद जो करुणानंदी है इनको लीडर्स श्रेणी में दिया गया है। और उसके साथ साथ जो खुर्रम परवेज हैं उनको भी लीडर्स श्रेणी में ही दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? देखो विश्व प्रेस भारतीय सूचकांक जो निकला हो स्वतंत्रता सूचकांक जो निकला है उसमें भारत की जो रैंक है वो 180 देशों में से 150वीं है। तो कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है हमारे लिए। लेकिन देख ध्यान रखना देखो जो ये तो 2022 की, अब ये हाल ही में 2023 की भी लॉन्च कर दी है। तो 2023 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत का स्थान और भी नीचे चला गया अर्थात 11 अंक की गिरावट के साथ 161वें स्थान पर आ गया है। अब इसमें यदि आप देखें तो जो 2022 की रिपोर्ट है इसमें जो प्रथम स्थान रहा, प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे का रहा था। और अंतिम स्थान जो रहा था वो अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? देखो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जब कोरोना आया था 2020 में तो उसी के दौरान जो फेरी वाले थे, जो रेडी वाले व्यक्ति थे, उनके लिए यह योजना लाई गई थी। अर्थात जो फुटपाथ विक्रेता थे जो फुटपाथ पर अपना सामान बेचते थे रेडी वगैरह लगाकर उसके लिए ये योजना लाई गई थी। तो इसका संबंध किससे है? फुटपाथ विक्रेता से इस योजना का जो है वो संबंध है। कब लॉन्च हुई थी? तो ये
20 में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत इसे शुरुआत की गई थी। सितंबर 2022 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? देखो, विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम है तो वो है आपकी रीथिंकिंग टूरिज्म फॉर क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका आंसर इसमें आपका डी लगेगा। देखो, जो विश्व पर्यटन दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, आप देखेंगे 27 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1980 से दो से ये आपका मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय का खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो, कहाँ हुए? देखो, पहले भी ध्यान रखना है, दूसरा भी ध्यान रखना है और तीसरा भी ध्यान रखना है कि कहाँ होंगे। तो ये पूछ रहा है कि दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का जो अनावरण हुआ वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ था आपका भुवनेश्वर में। आंसर इसका लगेगा आपका एक। इसके साथ साथ देखेंगे, जो पहला संस्करण हुआ था, पहले संस्करण में पंजाब, आप पंजाब को देखेंगे। और दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का जो आयोजन हुआ हुआ वो आप एक तरीके से ऐसा देखना कि 24 अप्रैल से, वैसे आप डेट ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, इतना नहीं पूछा जाएगा। वैसे 24 अप्रैल से 3 मई के बीच में ये कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में नहीं, सॉरी, ये बेंगलोर में हुआ था। पहला जो हुआ था, पहलो खेलो इंडिया जो विश्वविद्यालय गेम हुए थे वो आपके बेंगलोर में, और दूसरा आपका भुवनेश्वर में हुए हैं। और तीसरे की ध्यान रखना, तीसरा पूछ सकता है आपसे। तीसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में होगा, उत्तर प्रदेश में होंगे तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है वो आपका एक तरीके से 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी आपका आंसर इसमें सी होगा। और इसकी यदि आप थीम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, यह है आपकी बहुभाषी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा या शिक्षा के रूपांतरण की आवश्यकता है। शिक्षा के रूपांतरण की आवश्यकता, ये आप ध्यान रखें। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? देखो, इसका मतलब ये है, देखो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। 2023 में जो G20 की अध्यक्षता हो रही है वो सितंबर में होगी मीटिंग इसकी, और वो होगी नई दिल्ली में। हालांकि देखो, इससे पहले भी मीटिंग हो रही है, इसकी 100वीं मीटिंग होंगी। जैसे आपके अभी आपने देखा था कि 100वीं जो मीटिंग हुई थी वो वाराणसी में आयोजित हुई। अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके की इसकी मीटिंग चलनी है, लेकिन जो मेन मीटिंग होगी वो नई दिल्ली में ही होगी। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। तो G20 को अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। यहाँ से आपको सवाल रखा हुआ जरूर मिलेगा कि कौन ट्राइकोआ में आता है, कौन ट्राइकोआ में नहीं आता। तो जैसे आपसे बता दी जाए कि 2023 में जो ट्राइकोआ कौन बनता है? ट्राइकोआ बनता है उन 3 देशों का जिसमें मीटिंग हो चुकी है पीछे, जिसमें मीटिंग होने वाली है और जिसमें होगी, भविष्य में होगी। तो इसमें आप देखें तो कहाँ मीटिंग होगी? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया ट्राइकोआ में आएगा। अब होगी कहाँ? 2023 की कहाँ होगी? ये होगी भारत में। तो भारत में ट्राइकोआ का पार्ट होगा। और तीसरी कहाँ होगी? तो वो होगी ब्राजील में 2024 की। तो इन तीनों को याद रखना, ये ट्राइकोआ में शामिल होते हैं। यदि गहरा सवाल उसने बनाया तो वो यहाँ से निकाल सकता है आपसे। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? देखो, 2023 का जो खुशहाली सूचकांक आया है, भारत का स्थान इसमें 126वां है। सी आंसर होगा इसमें। अब आप ये देखेंगे तो इसमें पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो मिला है इसमें फिनलैंड को मिला है, फिनलैंड। और और जो 2022 था, यदि आप पीछे का वो कंपेयर कराते तो 2022 में जो भारत की रैंक थी वो 136 थी। तो भारत ने इसमें 10 अंक की छलांग के साथ 126वें पायदान पर आया है इसमें भारत। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका के अनुसार 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, टाइम पत्रिका के अनुसार जो पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है वो दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इनको टाइम पत्रिका के अनुसार यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन जिसे बोलते हैं WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 कहाँ पर आयोजित हुई? तो विश्व आर्थिक मंच जो हुई है वो दावोस शहर में आयोजित हुई है, और दावोस है स्विट्जरलैंड में। तो आंसर आपका ए होगा इसमें। तो 20 का आंसर जो बनेगा वो आपका ए। थीम याद रख सकते हैं, कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जरूर देखना कि कौन सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून को मनाया जाता है। लेकिन विश्व जल दिवस जो है वो 22 अप्रैल को नहीं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये कब? ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है।
एक महीने पहले आ जाओ, तो आंसर आपका इसमें बी लगेगा। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो इसके लिए किसने निकाला? इसके लिए तो वो ऑपरेशन गंगा चलाया था, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो यूक्रेन से हमने अपने नागरिकों को निकाला है, वो ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला है। अब देखो पीछे तुर्की में भूकंप आया, और तुर्की में भूकंप को बहुत ही ज्यादा, ये कह लो कि स्केल का आया था। तो 7.8 के आसपास का ये भूकंप था यहाँ पर। तो इसने बहुत कुछ यहाँ पर तुर्की में तबाह किया, तो इसी वजह से तो आर्थिक मदद के लिए भारत ने यहाँ पर भी ऑपरेशन चलाया था। तो तुर्की में जो ऑपरेशन चलाया है, वो ऑपरेशन चलाया है दोस्त, ऑपरेशन दोस्त के नाम से। अब अभी हाल ही में देखो सूडान में भी आर्थिक दंगे हो रहे हैं, तो सूडान में भी आर्थिक दंगे हो रहे हैं, तो जो हमारे 3,000 नागरिक लगभग सूडान में फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। दोनों को याद रखना। देखो कावेरी को तो याद मत रखना, क्योंकि हो सकता है पेपर बन गया हो, लेकिन इस दोस्त को जरूर ध्यान रखना, जो तुर्कियों में आए भूकंप में जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता के लिए भेजा गया था ये मिशन। तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है आपका सूडान में। नेक्स्ट, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? देखो यूएन में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में बनी है, वो रुचेरा कंबोज को नियुक्त किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित? देखो जो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष नसर अल अयदी जो हैं, ये आपके एक तरीके से देखेंगे तो यूएई के हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात से इनका संबंध है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 आयोजित हुआ? तो दो हरिमऊ शक्ति द्विपक्षीय सैन्याभ्यास जो है, ये मलेशिया में हुआ। मलेशिया के बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। तो कहाँ हुआ है? देखो ये ध्यान रखना कि ये पूछ सकता है कहाँ हुआ, तो मलेशिया के पुलई में, मलेशिया के पुलई में ही इसका आयोजन हुआ। और पुलई के भी आप ये कह लो कि कुआलांग, पुलई के भी कुआलांग में इसका आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखना सीधा सा कि कहाँ हुआ आयोजन, इसका मलेशिया में हुआ। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? वो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है, वो द फेबल मैन्स को दिया गया है। तो द फेबल मैन्स वो फिल्म को ही इसका सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है, ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा, और इसे दिया गया है द वाशिंगटन पोस्ट को। तो द इसका मतलब आंसर इसका सी लगेगा, द वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? देखो बुकर पुरस्कार ये जो 2022 का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारतीयों को ही दिया गया है, तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। तो गीतांजलि श्री को इनके उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सेंड, तो इनका उपन्यास भी याद रखना है, टॉम्ब ऑफ सेंड अर्थात रेत का मकबरा। तो टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए गीतांजलि श्री को 2022 का बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। मैचिंग कराना, देखो किसका संबंध किससे है, जो ऐसे सवालों में जो आपको आता है सबसे पहले वही लगाना है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि निखत जरीन का संबंध किससे है? वो बॉक्सर है। तो निखत जरीन इसका मतलब डी का जो बनेगा, वो डी का 2 देख लो, तो आप इसमें ए को भी हटा सकते हैं और यहाँ पर सी को भी हटा सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ो, तो देखो इसमें जो सुशीला देवी का जो संबंध है, वो जूडो से है, अर्थात इनका संबंध जूडो खेलती है। इसका मतलब सी का आपका 4 लगेगा, तो सी का 4 अब इसमें देखो किसमें, तो देखो सी का 4 आपका इसमें, तो इसका मतलब डी आपका आंसर लग जाता है। इस प्रकार आप आंसर लगा सकते हैं। तो सीमा पुनिया का संबंध है एथलेटिक्स है वो, और लक्ष्मण सेन का जो संबंध है वो बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन से उनका संबंध है। नेक्स्ट, मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो ये किया गया था असदुद्दीन ओवैसी को। आंसर आपका डी होगा। किस राजनीतिज्ञ को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? देखो राजनीतिज्ञ को पद्म विभूषण पुरस्कार, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। तो 2023 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, वो टोटल 106 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें भी यदि आप देखें तो पद्म विभूषण जो दिए जाएंगे वो 6 लोगों को दिए गए हैं, और इसमें भी 3 भी मरणोपरांत हैं। जैसे आप देखते हैं ना मुलायम सिंह यादव, इसका आंसर तो मुलायम सिंह यादव को, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है।
पद्म विभूषण जो दिए गए वो 6 लोगों को। पद्म भूषण, जो पद्म भूषण दिया जाएगा वो आपका 9 लोगों को दिया जाएगा। और पद्मश्री, पद्मश्री दिया जाएगा 91 लोगों को, अर्थात 91 लोगों को पद्मश्री। और इसमें भी पद्मश्री में भी 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है मोटे मोटे तौर पर। नेक्स्ट, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? देखो, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिलता है वो बुर्ज होम से मिलता है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, आप कह लो श्रीनगर के पास है। नवपाषाण कालीन बस्ती यहाँ पर मिली है, और नवपाषाण कालीन बस्ती जो मिली है यहीं पर, इसी से ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि देखो वैदिक सभ्यता से भिन्न इसलिए थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी जो वैदिक सभ्यता थी वो एक तरीके से आप ये कह लो कि वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, और जबकि उसकी जो लिपि थी वो एक तरीके से वर्णमाला वाली लिपि थी। जैसे आप कहते हैं कि वैदिक संस्कृति कैसी वो थी, संस्कृत भाषा पर थी, लेकिन यहाँ पर जो है चित्रलेखी लिपि थी, क्योंकि इसकी जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। इस काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, ये ठीक है आपका। क्योंकि इस काल में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लोग लोहे से परिचित ही नहीं थे। ये तो लोहे का जो आविष्कार होता है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास जाकर उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में, इटावा के पास पड़ता है ये अंतरजी खेड़ा, इसमें लोहे का पहला साक्ष्य मिलता है। यहीं से लोहे वगैरह के, लोहे गलाने की भट्टी वगैरह के साक्ष्य यहाँ से दिखाई देते हैं। इसलिए आपका आंसर बनेगा डी। तो उपयुक्त सभी ठीक है। लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित था? देखो, जो लोथल था ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह भी था। और ये जो था लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर। आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ए बनेगा इसमें। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? देखो, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल जो है वो भारत में ही पूछे तो राखी गढ़ी है। कहाँ है राखी गढ़ी? तो ये है आपका हरियाणा में। और हाल ही में अभी देखो पीछे ये न्यूज में भी था, राखी गढ़ी जो था, यहाँ से ज्वेलरी बनाने के कारखाने भी मिले हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ज्वेलरी बनाने के कारखाने हाल ही में कहाँ से खोजे गए? वो भी आपके राखी गढ़ी से ही खोजे गए। फिर से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। फिर से बता रहा हूँ, जो आता है वही अच्छे से लगा लेना, पहले सबसे उसी से ही मैच करा लेना। जैसे मैं आपसे कह दूं अथर्ववेद का जो संबंध है वो तंत्र मंत्र के एवं वशीकरण से संबंधित है। इसका मतलब डी का जो बनेगा वो 3 बनेगा। तो डी का 3 बनेगा तो बी को भी हटा दो और यहाँ से डी को भी हटा दो। उसके बाद में सामवेद गायन पर आधारित है तो संगीत में है, तो इसका मतलब सी का 1 लगा लो। तो इसमें देखो सी का 1 किसमें है? तो सी का 1 अब आपका ए में ही है, तो आंसर तो लग गया आपका। कैसे? ए का ऋग्वेद का सूक्त एवं प्रार्थना है, यजुर्वेद ये कर्मकांडी है, तो आंसर इसमें इस प्रकार ए हो जाएगा। T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो देखो T4 बैक्टीरियोफेज किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ये होता है एक आंतरिक जीवाणु, ई कोलाई होता है। आंतरिक जीवाणु ई कोलाई के द्वारा ही ये उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो आंसर इसका जो लगेगा वो ए लगेगा। निम्न में से कौन सा कथन विषाणु के संबंध में गलत है? ये देखो गलत बताना है आपको। तो इसमें कहता है इसमें कि विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। क्या ये विषाणु मृतोपजीवी होते हैं? नहीं। यही आपका पहला ही कथन गलत हो गया, क्योंकि विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते। हालांकि ये एक निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तुरंत जीवित हो उठते हैं। इसलिए आंसर आपका ये लगेगा। जैसे विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, ये ठीक है आपका। उसके प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, ये भी ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल में कौन होता है? न्यूक्लिक अम्ल में देखो डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए या आरएनए में से कोई एक हो सकता है, और उसके साथ साथ प्रोटीन भी होगा। तो इसमें ये आपका ध्यान रखना है। तो जीवित जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला एक अकोशिकीय जीव होता है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आंसर जो लगेगा वो ए लगेगा आपका। दूध से दही किसके द्वारा बनता है? देखो दूध से दही एजिटोबैक्टर एसिटी नहीं, बैसिलस नहीं, ये भी नहीं, जोनो जैंथोमोनास सिट्री ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर जो लगेगा आपका वो आंसर आपका डी लगेगा। तो होता क्या है फिर, किसके कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसके द्वारा होता है। दूध से दही जो बनता है वो स्ट्रेप्टोकोकस इसके द्वारा दही बनता है। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ये किस श्रेणी का आता है? ये जो होता है ये लैक्टोबैसिलस श्रेणी का होता है। लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या उत्पन्न होता है? देखो मांसपेशियों में जब हम लंबे समय से कार्य करते हैं तो वहां पर एक अम्ल बनना शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं हम लैक्टिक अम्ल।
इसी अम्ल के कारण थकान महसूस होती है। डी आंसर। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इसे बोलते हैं HbA1c, का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? देखो ये जो मापन किया जाता है HbA1c, ये डायबिटीज अर्थात मधुमेह के रोगी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, टेस्ला निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? देखो टेस्ला जो है आप देखेंगे गति का भी नहीं है, ऊष्मा का भी नहीं है, द्रव्यमान का भी नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। तो देखो यदि आप इसे एसआई पद्धति में देखें, तो एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। मीटर किलोग्राम और सेकंड, ये ध्यान रखना। टेस्ला का एसआई पद्धति में जो मात्रक बनेगा वो मीटर किलोग्राम सेकंड होगा। नेक्स्ट, एमआरआई। एमआरआई परिघटना निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? देखो एमआरआई की जो परिघटना होती है इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये जो परिघटना होती है ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर कार्य करती है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर कौन सी कार्य करती है? एमआरआई। ये आप देखते हैं एमआरआई वगैरह जो आप हेड वगैरह की कराते हैं एमआरआई, या किसी की भी करा सकते हैं, लेकिन आप ये नाभिकीय चुंबकीय पर आधारित होती है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सबसे पहले वही लगाना है जो आपको आता। जैसे मैं आपसे कह दूं कि MS स्वामीनाथन, तो MS स्वामीनाथन का संबंध किससे था? तो हरित क्रांति से संबंधित है, तो इसका मतलब डी का 4 लगा लो। तो सी और डी तो अपने आप हट जाएंगे। उसके बाद में उसके बाद में देखेंगे जो केसी मेहता थे, तो केसी मेहता का जो संबंध था वो पादप रोग विज्ञान से था। तो इसका मतलब ए का एक भी देख लो। ए का एक देखेंगे तो अब देखो ए का एक बी में है, तो इस प्रकार आपका आंसर बन जाएगा। तो बीरबल साहनी वो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान थे, और पी माहेश्वरी जो थे वो भ्रूण विज्ञान से संबंधित थे। तो ये ध्यान रखना है कि केसी मेहता का संबंध पादप रोग विज्ञान से था, बीरबल साहनी का संबंध जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से था, और पी माहेश्वरी का संबंध भ्रूण विज्ञान, जबकि MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से था। नेक्स्ट, फिर से सम्मिलित करना है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि एप्रेक्स एप्रेक्स जो है वो एक निवस जो जैव युद्ध में प्रयोग किया जाता है, ये ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे थैलीसीमिया जन्मजात रोग होता है, ये भी ठीक है। सैरोगोसी सैरोगोसी होती है जैसे मान लो किसी महिला को बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वहां पर किसी और की किसी और महिला की कोख को किराए पर ले सकते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं सैरोगेसी। या जब हम गर्भ की किराएदारी या गर्भावस्था को किराए पर ले लेते हैं कुछ दिन के लिए, जब तक बच्चा नहीं पैदा होता 9 माह तक के लिए, उसको हम किराए पर ले लेते हैं, तो उसी को सैरोगेसी कहा जाता है। तो ये आपका इसका मतलब सी का जो लगेगा वो 3 ही लगेगा। और ट्रांसजेनिक्स जो जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है, इसका मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस प्रकार से इसके आंसर लिखे, तो सी ही इसका आंसर बन जाएगा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? देखो इंटरफेरॉन का जो प्रयोग किया जाता है वो आप देखेंगे इसमें कैंसर के उपयोग के लिए यहाँ पर इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है पूरी तरीके से। और ये भी आप ध्यान रखना कि कैंसर के साथ साथ इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किडनी किडनी के नियंत्रण में भी किया जाता है। किडनी अर्थात कह लो गुर्दा कह लो, तो इसके नियंत्रण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कौन सा इंटरफेरॉन होता है? इसमें भी इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग करते हैं। अल्फा 2A, तो इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग यहाँ पर कैंसर और गुर्दे के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में कौन वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो श्वेत दीप्त हो जाता है? तो श्वेत जलने वाला है श्वेत फास्फोरस, ये श्वेत दीप्त होगा। श्वेत श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में रखने पर वो श्वेत दीप्तित हो जाता है, और ये पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस प्रकार का प्रकाश पीला प्रकाश उत्सर्जित करने में ये सक्षम है, और इसी वजह से इसे वायु या अंधेरे में न रखकर पानी में रखा जाता है ताकि ये क्रिया न करे। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण होती है, तो वहां पर जो आप देखेंगे वहां पर आपको मिलेगी अमोनिया गैस। अमोनिया अर्थात NH3 ही वहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है, तो धान के लिए जो खरपतवार नाशी होते हैं उनके लिए हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं 2,4-D। और 2,4-D यदि आप देखें तो इसका जो डी का मतलब क्या होता है? 2,4-D का जो मतलब होता है वो होता है डाई क्लोरोफिनोल एसी एसिटिक। तो ध्यान रखना है डाई क्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड इसका पूर्ण नाम होता है। और यदि आप इसे वैसे देखें कि केमिकल नेम क्या होगा, तो केमिकल नेम होता है
H6Cl2O3। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक ताप से आशय है। देखो क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है, तो उस ताप से है जो जो क्रायोजेनिक ताप होता है। देखो जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ना, उनमें प्रयोग किया जाता है। जो जैसे रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, उनमें हम क्रायोजेनिक जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वहां पर प्रयोग करते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो -150 डिग्री सेल्सियस होता है। ये -150 डिग्री सेल्सियस कहाँ है आपका, तो -150 डिग्री सेल्सियस से भी आपका, सॉरी, हाँ, 150 डिग्री सेल्सियस से भी आपका कम होता है। ये आपका इसमें आंसर होगा। लेकिन 150 से नहीं, डिग्री सेल्सियस से कम, ये तो माइनस नहीं लग रहा है इसमें। देखो अभी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, तो इसे आप 150 डिग्री सेल्सियस से कम, आपका डी आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट में कच्चा उद्योग के कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। देखो बॉक्साइट का अयस्क यदि मैं कहूँ कि किसका है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, या एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। तो आंसर इसमें क्या लगेगा, सी इसका आंसर लगाएंगे। और इसका जो सूत्र होता है वो Al2O3 × 2H2O होता है। नेक्स्ट आपका, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण किसके कारण आता है, तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण आता है सोडियम थायोसल्फेट के कारण। तो सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं Na2H2O3। इसी को ही हम, इसको देखो, नेगेटिव और प्रिंट को ठीक कराने के लिए भी यहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। जो आता हो सबसे पहले वही लगा लेना। जैसे अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से है। कैग की जो नियुक्ति होती है वो किसके तहत होती है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत होती है। तो बी का एक देख लो, तो बी का एक केवल, अब आप देखो, केवल आपका एक में, तो इस प्रकार से आप जैकपॉट लगा सकते हैं। तो अब आप बाकी को मैच करा लो। जैसे मैं आपसे कह दूं अनुच्छेद 131 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 131 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से। 142, सॉरी, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद जो 42 का संबंध होगा वो आपका कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ये भी आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये आपका अनुच्छेद 45 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में से क्या उपबंधित है। देखो तृतीय अनुसूची, देखो पहली अनुसूची में क्या है, यदि आप कहें तो पहली अनुसूची में राज्य और उसका संघ शासित क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तृतीय अनुसूची में क्या है, तो शपथ का प्रावधान है। तृतीय अनुसूची में ही शपथ का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख के चलेंगे। अब इसमें आगे बढ़े, तो कहता है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में क्या उपबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा कहता है भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप। तीसरा कहता है संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप। और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अभी आपको क्या बताया कि अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप है, लेकिन ये दो तीन चीजें ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ का प्रावधान इसमें नहीं किया गया। तो शपथ का प्रावधान, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किया गया है। जबकि और जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा जी, वो मिलेगा आपको अनुच्छेद 69 में। तीसरा, राज्यपाल है, तो राज्यपाल की जो शपथ का प्रावधान मिलेगा वो अनुच्छेद 159 के तहत आपको दिखाई देगा। तो तीन ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका अनुसूची 3 से कोई संबंध नहीं है शपथ के प्रावधान से। तो इनका जो संबंध है वो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 69, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल। तो इसका मतलब ना तो एक होने वाला ना दो होने वाला, एक और दो जहां जहां वहां से हटा दो। तो आंसर क्या बचा, 3 और 4। तो सी आंसर, इस प्रकार आप आंसर लगाएंगे। देखो सवाल का आंसर आप स्मार्टली देना। आयोग नहीं जानता इस बात को भी कि तुम सवाल किस प्रकार हल कर रहे हो। बस आप, वो तो ये देखेगा कि हाँ कोला ठीक से काला हुआ है और सही हुआ है, तो आपको आंसर का नंबर मिलेगा, वरना आंसर का नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है। तो स्मार्टली आंसरों के, यदि आप आंसर स्मार्टली देंगे तो ही आपकी बात बनेगी आगे जाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से, 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार अधिनियम से है, ये आपका ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ये भी ठीक है। 5वीं अनुसूची का संबंध जो है वो असम, मेघालय और त्रिपुरा से है, तो ऐसा नहीं है। 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा से नहीं है। आंसर केवल क्या बनेगा, एक और दो, तो एक और दो आपका ए में।
भारतीय संविधान के उन प्रावधानों पर विचार कीजिए जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना। देखो, पांचवी अनुसूची में देखो औपचारिक रूप से शिक्षा का वर्णन है, छठी अनुसूची में भी औपचारिक रूप से शिक्षा का वर्णन है, और सातवीं अनुसूची में भी औपचारिक रूप से शिक्षा का वर्णन देखने को मिलेगा। उसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत भी अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा का वर्णन है। तो आंसर क्या बनेगा? सी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कहता है 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। फिर कहता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। फिर कह रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ये आपका ठीक है। भारतीय संविधान जो निर्माता थे उनका जो उद्देश्य है वो आपको उद्देशिका में देखने को मिलेगा। इसका मतलब तीन सही है, जहां जहां तीन नहीं है वहां से उसे हटा दो तुम। जैसे एक आपका ऑप्शन खत्म। उसके बाद में देखें, और जब आगे बढ़ो थोड़ा, देखो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ये आपका ठीक है। तो दो और तीन ठीक है। आगे बढ़ो, देखो 26 जनवरी, ये यहाँ पर इसने ये गड़बड़ करा कि 26 जनवरी अर्थात कब लागू हुआ था, अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, ना कि 26 जनवरी। तो एक आंसर गलत। जहां एक एक गलत है तो उसे भी हटा दो। अब आपका आंसर क्या बचा? केवल टी। दो और तीन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत दो शब्द, तीन शब्द जोड़े गए थे। तीन शब्द में भी यदि आप देखेंगे कौन कौन से थे तीन शब्द, एक तो था आपका समाजवाद, समाजवाद आपका है इसमें। दूसरा था आपका पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष भी है इसमें। और तीसरा था आपका अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये तीन शब्द जुड़े थे। तो आप देखो, ना तो ग्राम स्वराज्य था और ना ही संपूर्ण प्रभुता संपन्न था। तो इसका मतलब एक और चार इसमें आंसर देख लो। तो एक और चार आपका डी आंसर। भारतीय संविधान के उद्देशिका के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखो, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा संविधान की उद्देशिका बना। देखो, प्रथम संविधान सभा का गठन हुआ था, जो मीटिंग हुई थी प्रथम संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर को। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को 1946 में, ये सारे ये 11 दिसंबर 2 दिन बाद। और उसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को मान लिया जाता है। तो इसका मतलब 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा संविधान के उद्देशिका बना। ये एकदम राइट है आपका। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है? नहीं, यहाँ पर गड़बड़ है। तो उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल संशोधन किया जा सकता है। और आपने अभी बताया आपको मैंने कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे। तो इसका मतलब संशोधन हो सकता है। इसका मतलब एक और तीन सही है। तो एक और तीन आपका एम है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के लिए किन किन लक्ष्यों को सुनिश्चित करती है? देखो, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देती है, ये आपका ठीक है। उसके साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देती है, ये भी आपका ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आंसर आपका डी लगेगा। प्रस्तावना को देखो अच्छे से पढ़ के जाना, अक्सर सवाल वहां से बनते ही बनते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो न्याय जो दिया गया है वो तीन प्रकार से न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं आपको पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके साथ साथ आपको प्रतिष्ठा और अवसर की दो समानताएं दी गई हैं, और व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख भी आपको इसी में ही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पाए जाने वाले एकात्मक तत्वों की पहचान कीजिए, अर्थात कुछ आधारों पर भारत का जो संविधान है वो एकात्मकता को दर्शाता है। जैसे यदि आप देखें, वो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो वो भी एक कहीं ना कहीं आपका एकात्मक लक्षण को ही दर्शाएगा। उसी प्रकार राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी लेना, वो भी एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान आपको 352, 352 में चार और जोड़ दो तो 356, 356 में चार और जोड़ दो तो 360। ये आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं आपके। अब लिखित संविधान में ऐसा नहीं है और ना ही संविधान की सर्वोच्चता में ऐसा है। तो इसका मतलब एक दो और तीन, एक दो तीन आपके डी में, डी आंसर। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो दल विहीन प्रजातंत्र की जो स्थापना की थी वो जयप्रकाश नारायण ने की थी। इनका, जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि दल विहीन प्रजातंत्र, एक दलीय व्यवस्था के कारण ही दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जीव मंडल के संगठन के आधार पर स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? देखो, जीव मंडल में यदि हम देखेंगे तो सभी अनुक्रम में सबसे पहले आएगा जीव,
जीवों के बाद में उनकी आएगी जनसंख्या, और जनसंख्या क्या हो जाएगी जब जब जीवों की जनसंख्या हो जाती है तो वहां पर वो किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और जब पारिस्थितिकी कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र हो जाते हैं तो वो एक जीव मंडल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी आंसर बनेगा। रामसर अभिसमय कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कहाँ? ईरान में। ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर एक जगह है रामसर। रामसर में ही ये हुआ था, इसी वजह से इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। भारत जिसका हस्ताक्षर करता है, 1982 में भारत ने इसके साइन किए थे। जिस किसके संरक्षण में विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संबंध में ही ये विवेकपूर्ण आपका दिखाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पारितंत्र में पौधों के पोषण चक्र के लिए नाइट्रोजन चक्र सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। वातावरणीय नाइट्रोजन का पौधों में प्रवेश किस रूप में होता है? देखो, वातावरण में जो नाइट्रोजन, जो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? देखो, पौधे जो लेते हैं वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ये ध्यान। अब ये भी ध्यान रखना कि नाइट्रेट एकदम नाइट्रोजन नाइट्रेट में नहीं बदलता। पहले आप देखेंगे एंटो नाइट्रेट, नाइट्रेट बदलेगा पहले, सबसे पहले NH3 में, अर्थात अमोनिया में। और फिर अमोनिया बदलेगा नाइट्राइट में, नाइट्राइट में। और उसके बाद में नाइट्राइट जो होगा, यही नाइट्राइट आपका नाइट्रेट में बदलता है। तो प्रक्रिया थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको। एंड नाइट्रोजन बदला अमोनिया में, अमोनिया बदलेगा नाइट्राइट में, और नाइट्राइट बदलेगा आपका नाइट्रेट में। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। कथन आर दिया है, उसका कारण, कथन ए दिया है, उसका कारण आर है। देखो, उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। बिल्कुल, उष्ण कटिबंधीयों में ही, क्योंकि ये जो गर्म क्षेत्र होता है उनमें ही ज्यादातर ये तितलियां पाई जाती हैं। उसके बाद में तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ये भी ठीक है। वो कम तापमान में नहीं रह सकती क्योंकि वो उनके जो शरीर होता है वो शरीर कम तापमान पर रहने के लिए अनुकूल दशाएं पर रूप में नहीं देता। जब अनुकूल दशाएं नहीं देता तो वो अधिक तापमान में ही रहने में के लिए मजबूर है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियां की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और तितलियां कम तापमान पर नहीं रह सकती, ये भी ठीक है। कथन और कारण दोनों ठीक है, और व्याख्या भी ठीक कर रहा है, तो आंसर आपका ए होगा। सम्मिलित करना है, किस किस को किससे सम्मिलित करना है? देखो, जो आता है फिर से बता रहा हूँ वही आपको सबसे पहले लगाना है। जैसे आपसे कहा जाए कि सफेद फेफड़ा, तो सफेद फेफड़ा क्या है? सफेद फेफड़ा का संबंध किससे है? तो यदि आप देखेंगे, सफेद फेफड़ा का जो संबंध है वो आपका हाँ, वस्त्र उद्योग से। का मतलब डी का एक लगा लो आप इसमें, जहां भी डी का आपको एक मिल जाए और बाकी को यहाँ से हटा दो, तो आपका आंसर क्या लग जाएगा? सी लग जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद में जो द्रवीभूत नितल गैसीकरण है उसका जो संबंध है वो आपका लकड़ी से ईंधन गैस में प्रयोग किया जाता है। सीसा, सीसा का जो प्रयोग किया जाएगा बच्चों में मानसिक विक्षिप्तता आ जाता है। और जल में कैडमियम हो जाए तो विद्युत लेपन में उद्योग में उसका प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने हेतु केंद्रीय टीबी प्रभाग और किन राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? देखो, टीबी भारत में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2025 का रखा गया है, और जबकि WHO द्वारा टीबी को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तपेदिक उन्मूलन परियोजना के लिए टीबी प्रभाग के साथ साथ इसमें उत्तर प्रदेश को लिया है और छत्तीसगढ़ को लिया है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों को मिला लो, एक और चार, तो डी आंसर लगे। इनके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता, भंडारण एवं स्वच्छता के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो ये मिली है बुलंदशहर की जेल को। तो बुलंदशहर की जेल को यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो केवल आंसर आपका 4 बनेगा, डी आंसर। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किस भारतीय राजनेता के नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? देखो, ये किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो आंसर आपका इसमें बी होगा। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्न कथनों की पहचान कीजिए। देखो, कहाँ होगा इसका जो आयोजन होगा? आयोजन जो होगा वो कर्नाटक में होगा, ये आपका ठीक है। थीम क्या है? थीम है विकसित युवा विकसित भारत, ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब कथन और कारण, कथन दोनों ही ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट कहता है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये कथन आपका सही है? देखो, ये कथन आपका सही नहीं है। यदि वो कहता कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि वो कहता है जनरल था, तो गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बनेगा वो बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका मतलब पहला कथन आपका गलत है। और जो पहला कथन गलत हो गया तो ना तो ए लगे ना ही आपका सी डी लगे। उसके बाद में विलियम बेंटिक, ओ सॉरी,
पहला कथन गलत हो गया आपका, हाँ। तो ये तो लग सकता है आपका एक बार के लिए, लेकिन सी नहीं लगेगा आपका। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, हाँ, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, तो इसका मतलब आंसर केवल आपका इसमें बी होगा, केवल दो सही है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो को सहायक संधि का जो सूत्रपात किया था वो क्या था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि जो लागू की थी या थोपी गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही थोपी गई थी। लेकिन भारत में सबसे पहले जो सहायक संधि लागू की थी वो की थी फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, इसने ही लागू की थी भारत में सहायक संधि। और इसी सहायक संधि के तहत ही देखो वेलेस्ली ने हैदराबाद को हड़पा, हैदराबाद रियासत को, कब? 1798 ईस्वी में। इसी के तहत मैसूर को इसने हड़पा, मैसूर को जस्ट अगले साल 1799 में। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तंजौर, तंजौर को इसी ने हड़पा और वो भी 1799 में। उसके साथ साथ आप पेशवा, पेशवाओं को भी इन्होंने जहांगीरों को हड़पा था, वो 1802 में। तो इस प्रकार से इसने कई सारे राज्यों का हड़पा था और इसके साथ साथ अवध को भी इसने अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था 1801 ईस्वी के आसपास। तो इनको भी ध्यान रखना। तो सबसे पहला कम से कम ध्यान रखना ना कौन था? हैदराबाद। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो सबसे पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व में संभालना। देखो कानपुर का विद्रोह नाना साहब ने संभाला था, लेकिन ये सबसे पहली घटना नहीं थी। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व किया गया, नहीं, बेगम हजरत महल द्वारा भी अवध का नेतृत्व किया गया था, लेकिन ये पहली घटना नहीं थी आपकी, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके साथ सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यस, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना सबसे पहली घटना थी। अर्थात 10 मई को ये मेरठ से चलते हैं और 11 मई को ये दिल्ली पर जाकर कब्जा कर लेते हैं। तो पहली घटना है आपकी यही है, सी आंसर। एका आंदोलन को प्रारंभ किया था, देखो एका आंदोलन का जो प्रारंभ आपको देखने को मिलेगा वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में यदि इतना भी पता है आपको कि एका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ना तो ये लगेगा, ना ही ये, और ना ही डी। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पर एका आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्व किया था। अब एका आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, ये ध्यान रखना। इसका जो नेतृत्व किया था वो मदारी पासी ने किया था। कब हुआ था? 1921 से 1922 के आसपास, अर्थात जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, जब उसी दौरान ये भी हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? देखो सर्वप्रथम स्थापना किसकी हुई थी? देखो यदि आप यहाँ पर देखेंगे हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी, किसने की थी? देखो जो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुई थी। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, कब? 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद में यदि आप आगे बढ़ेंगे तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में। और जो दिल्ली कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1824 में। और मुस्लिम एंग्लो इंडियन की कॉलेज की स्थापना हुई थी, इसकी भी 1875 में ही हुई थी। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला, यदि मैचिंग के लिए पूछ लेगा तो भी ध्यान रखना है, तो डेट जरूर ध्यान रखना। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो प्रकाशित किया था वो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किया गया था। कब? 1858 में, 1858 में इन्हीं के द्वारा, और इसी में ही इन्होंने नील आंदोलन को अच्छे से बताया था। नेक्स्ट, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? देखो सामाजिक सुधारों का भी विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन करते हैं, ऐसे थे आपके राधाकांत देव साहब। इन्होंने ही इस तरह का काम किया था। कब? ये हुआ था 1830 में, और इन्होंने ही बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी। बंगाल में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने ही की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 2933 किलोमीटर है, ये गलत हो गया। 2933 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण नहीं है, वो पूरब से पश्चिम की है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पे। तो अब आप ये कहेंगे कि जो उत्तर से दक्षिण, फिर लंबाई कितनी है भारत की? तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। भारतीय मानक रेखा, मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर गुजरती है, नहीं, भारतीय मानक रेखा तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती। भारतीय मानक रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले यूपी, फिर आप नीचे आएंगे एमपी, एमपी के बाद में आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका एपी।
आंध्र प्रदेश। तो आपका इस प्रकार से इनसे यहाँ से गुजरेगी, तो कोई सा भी कथन इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट, भारत चीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है, ये आपका ठीक है। पहली सीमा बांग्लादेश के साथ और दूसरी सीमा चीन के साथ, सबसे लंबी चीन के साथ सीमा लगती है। और कितनी है वो भी यदि आप देखेंगे तो 3488 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर लगती है। चीन की सीमा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, ये गलत है। तो जब से जम्मू कश्मीर से 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर से क्या है, राज्य का दर्जा हटाकर वहां पर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब जो है वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो चीन के साथ में जम्मू कश्मीर की सीमा न लगकर लद्दाख की सीमा लगती है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी सबसे चीन, भारत की चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है, ये आपका ठीक है। तो केवल कथन आपका एक ही सही है, दूसरा गलत है आपका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? देखो, भारत के नेपाल के साथ सबसे कम सीमा किसकी? सिक्किम की। सिक्किम की सीमा सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसकी? बिहार की। सबसे ज्यादा है, पहले नंबर पर बिहार आएगा, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आएगा, और उसके बाद में यदि आप देखेंगे तो उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड आएगा, तो चौथे नंबर पर आपका सिक्किम आएगा। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट, काराकोरम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर गौर करिए। तो ये कह रहा है कि इसे कृष्णागिरी भी कहा जाता है, ये आपका ठीक है। कराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी भी कहते हैं। ऑक्साई चीन इसी श्रेणी में अवस्थित है, नहीं, ऑक्साई चीन इसी श्रेणी में अवस्थित नहीं है। तो कह रहा है, अच्छा देखो अभी यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, ये कह रहा है कि असत्य कौन सा है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका मतलब केवल कथन जो है वो आपका दो जो कथन है आपका वो असत्य है। तो नेक्स्ट, अच्छा ये पूछ ले कि ऑक्साई चीन है कहाँ फिर, तो ऑक्साई चीन जो है वो कराकोरम में ना होकर वो लद्दाख श्रेणी में है, लद्दाख। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। अब कैसे करेंगे देखो, जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में है, ए का 4 देख लो, तो ए का 4 यदि आपको एक ही पता है तो आपका आंसर निकल गया, डी आंसर बनेगा। अराकू घाटी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। पोंगी घाटी, पोंगी घाटी हिमाचल प्रदेश में, और सोर घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, दामोदर नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। तो यदि यह नदी मालवा पठार से निकलती है, यह नदी मालवा पठार से नहीं निकलती, यह नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्व से निकलती है। तो यह नदी, इस नदी के किनारे धनबाद शहर स्थित है, हाँ। इस नदी के किनारे धनबाद के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो दुर्गापुर, दुर्गापुर भी इसी नदी के तट पर है। पहला कथन सत्य है, और आपको अब देखो ध्यान रखना कौन सा पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या लगेगा? असत्य है पूछ रहा है तो केवल एक, एक कथन सही, एक कथन गलत है और दूसरा आपका सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी में दाहिने तट से नहीं मिलती? देखो कावेरी के दाहिने तट से कौन सी नदी नहीं मिलती, तो इसमें हेमावती, हेमावती जो है वो कावेरी के दाहिने तट से नहीं मिलती, वो बाएं तट से मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये लक्ष्मण तीर्थ, भवानी और अमरावती, अमरावती के साथ साथ आप स्वर्णवती भी ले लो, स्वर्णवती, और इसके साथ साथ आप कबिनी। तो ये जो नदियां हैं ये आपकी सभी की सभी कावेरी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, कौन सा युग्म संगत नहीं है? देखो कौन सा युग्म संगत नहीं है इसमें देखें तो बराम ज्यादा खनिज क्षेत्र जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है, ये ठीक है आपका। बिजोलिम गोवा में है, ये भी ठीक है। बर्गवान पहाड़ी जो है वो आपकी झारखंड में नहीं है। अब यदि आप ये देखेंगे बर्गवान पहाड़ी झारखंड में नहीं है तो ये कहाँ है? एक तरीके से देखेंगे ये उड़ीसा में है, तो आंसर आपका सी लगेगा। अग्नि गुंडाला वो आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपका ठीक है। यूरोप की नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यूरोप की नदियों के देखो, डॉन नदी बाल्टिक सागर में गिरती है, ये स्टेटमेंट गलत होगी आपकी। ये जो आपकी डॉन नदी है वो बाल्टिक सागर में ना गिरकर वो आपकी एक तरीके से अजोब सागर में गिरती है, अजोब सागर, सी ऑफ अजोब बोलेंगे इसको, या अजोब सागर में गिरती है। ऑर्डर नदी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है, ये आपका ठीक है। जर्मनी का बॉन शहर राइन नदी के किनारे स्थित है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब दो और कथन आपके तीन सही है, बी आंसर। यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जलयान उद्योग हेतु प्रसिद्ध नहीं है? देखो कौन सा प्रसिद्ध नहीं है इसमें, देखो जलयान उद्योग के लिए ग्लासगो प्रसिद्ध है, ल्यूबेक प्रसिद्ध है, बेलफास्ट प्रसिद्ध है, लेकिन न्यू कैसल जो है वो आपका जलयान के लिए प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है कि फिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो न्यू कैसल है ये आपका लोहो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है।
लोहो इस्पात। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित संधियों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे, वो इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765। फैजाबाद की संधि कब होती है? यदि आप देखेंगे तो फैजाबाद की संधि होती है 1775 में। बनारस की संधि 1773 में होती है। तो आप मैच करा लो। तो सबसे पहले आएगा ये 69 नहीं 75 है, वो 65। 12 अगस्त 1765 को, और उसके 4 दिन बाद ही 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। तो 1765 के बाद में आपका पहले एक आएगा, फिर तीन और फिर दो। तो एक तीन दो सी में, सी आंसर। रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। तो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये आपका ठीक है। इन्होंने अमृतसर को अहलूवालिया मिसल से छीना था। देखो, इन्होंने अमृतसर को जो छीना था वो अहलूवालिया मिसल से नहीं छीना। तो फिर आप ये सोचेंगे कि अमृतसर को किससे मिसल से छीना था? तो अमृतसर को छीना था इन्होंने भंगी मिसल से। नेक्स्ट, इसका मतलब कथन दूसरा गलत है और सत्य पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? केवल एक। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, यह विद्रोह 1857 के महान विद्रोह के तुरंत पूर्व हुआ था। देखो, तुरंत पूर्व तो नहीं कह सकते आप इसे। ये जो चलता है ये 1763 से लेकर 1800 तक चलता है। तो ये तुरंत पूर्व तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब पहला कथन आपका गलत हुआ। इस विद्रोह का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। नहीं, इस विद्रोह का दमन जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा नहीं किया गया। तो इसका प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। तो ना तो एक और ना ही आपका दो बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब एक तरफ सभा और संस्था दी है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना। सबसे पहले वही जो ये आता है वही आपको लगाना है। सबसे पहले तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबलीदास और यशपाल द्वारा की गई थी, ये आपका ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी। यस, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में। मित्र मेला की स्थापना 1899 में, और ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना जो हुई थी वो 1902 में हुई थी। तो इसका मतलब ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार लगेगा, सी आंसर होगा। कथन एक ए और कारण आर दिया है। देखो, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यस, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के एवज में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। फिर कहता है स्वदेशी आंदोलन अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णतः सफल रहा नहीं, पूर्णतः सफल नहीं रहा, सफल हो गया था। तो इसका मतलब क्या है? ए सही है और आर गलत। ए सही है, आर गलत, आपका सी आंसर है। 1867-68 में भारत के में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये आंकी गई थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो भारतीयों की इनकम आंकी गई थी वो 67-68 में 20 रुपये आंकी गई थी। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना की थी VKRV राव द्वारा। तो राष्ट्रीय आय की गणना VKRV राव की द्वारा ही की गई थी। कब? इन्होंने भी एक तरीके से देखें 1870 के आसपास इन्होंने इस तरह की यहाँ पर घटना की थी। और इनका जो नाम है पूरा, विजेंद्र कस्तूरी रंगाराव। तो विजेंद्र कस्तूरी रंगाराव इनका पूरा नाम था, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसे दादा भाई नौरोजी के ना अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी प्रकार से इनकी जो पुस्तक है वो थोड़ा ध्यान रखना, द नेशनल इनकम, द नेशनल इनकम ब्रिटिश इंडिया, BRITSH इंडिया। द नेशनल इनकम ब्रिटिश इंडिया किसकी है? VKRV राव की पुस्तक है। नेक्स्ट, इस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास प्रदर्शित हुआ था ऋणात्मक, क्यों? क्योंकि 1961 में, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। तो इन्हीं के कारण क्या था कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। देखो, विश्व में सबसे ज्यादा सब्जियों को जो उत्पादन करता है वो चाइना। पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान इसमें भारत का। तो इस प्रकार आंसर आपका ए होगा। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। देखो, भारत में जो कृषि है वो जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इसके प्रकार राज्य द्वारा ही लगाया जा सकता है, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा ही कृषि पर कर लगाया जा सकता है। काली क्रांति का संबंध किससे है? देखो, काली क्रांति का संबंध जो है, ब्लैक क्रांति जो है वो आपका कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, सी आंसर लगेगा। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। जितनी भी क्रांतियां हैं सारी याद रखना आप लोग। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है आप देखेंगे एक तरीके से
खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक। पीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। तो इस तरह की जो क्रांतियां हैं वो थोड़ी सी ध्यान रखना आप। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? देखो जो ये हुआ था, ये आपका जो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधिकरण कार्यक्रम की जो प्रारंभ हुआ था, ये 2008 में प्रारंभ हुआ था। आंसर आपका इसमें ए लगेगा। यदि आप कंप्लीट डेट देखेंगे तो इसकी कंप्लीट डेट आएगी 21 अगस्त 2008। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, किस फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता? देखो किसी भी फार्म के चल लागत पूंजी में देखो बीज होगा, उर्वरक होगा, सिंचाई भी चाहिए, तो भूमि राजस्व की आवश्यकता नहीं पड़ती यहाँ पर। डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? देखो कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत उद्देश्य भी है, व्यक्ति भी है, उत्पादकता नियोजन भी है। इसका मतलब उपयुक्त डी आपका इसमें आंसर लगेगा, सभी होंगे। और इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो इसमें आप लगा लेना एक तरीके से संगठन, संगठन भी इसी का ही हिस्सा आ जाएगा। तो आंसर आपका इस प्रकार इसमें डी लगेगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत आता है। देखो नागरिक के मौलिक अधिकार है, तो नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो हमें देता है जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में आपको देखने को मिलेगा। तो बी आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? कौन नहीं आता? देखो, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता देना, ये संविधान के 21 अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकना, ये भी इसके दायरे में आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी इसके दायरे में आता है। तो मृत्यु दंड जो है वो इसके दायरे में नहीं आता। डी आंसर। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए को बंदी बनाया जा सकता है। देखो एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, केवल और केवल। और यदि ऐसा लगा कि इसे 3 से ज्यादा माह के लिए बनाने के लिए इसको कैदी करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए फिर एक सलाहकारी बोर्ड बनेगा और सलाहकारी बोर्ड ही निर्णय लेगा कि इसके लिए इसको बंदी बना के रखा जाए या नहीं रखा जाए। और इस तरह का जो प्रावधान देखेंगे आपका अनुच्छेद 224 में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कहता है कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। फिर कहता है कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। अब देखो जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है कि उसे पेरोल दे देनी चाहिए, तो पेरोल क्या होता है? पेरोल होता है एक तरीके से कुछ दिन के लिए रिहा कर देना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति जेल में है, वो व्यक्ति मान लो उसके फादर या मदर की डेथ हो जाती है, तो यदि वो वहां पर अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए आना चाहे तो पुलिस की निगरानी में वो आ सकता है, उसी को पेरोल कहा जाता है। या फिर घर में कोई शादी वगैरह है, उसमें वो आना चाहता है तो एक आध दिन के लिए उसमें भी वो आ सकता है, लेकिन इसके द्वारा पेरोल के द्वारा। लेकिन लेकिन यदि वो पर्याप्त साक्ष्य आधार प्रस्तुत कर रहा है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसको पेरोल मिल ही जाएगा, ये बिल्कुल भी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं, ये आपका ठीक है। इसका मतलब केवल और केवल आपका दो सही है, बी आंसर लगेगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। देखो किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपका ठीक है यहाँ तक। तो क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता? इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, ये आपका ठीक है। जहां जहां एक नहीं है वहां से हटा दो, तो दो भी हटा दो यहाँ से। अब इसको देखते हैं आगे। देखो इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब आंसर आपका सी लगेगा। नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं। देखो राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, ये आपका ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी आपका ठीक है। तो कथन और कारण दोनों ठीक है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण है, ये भी आपका ठीक है। तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? देखो, अध्यादेश जब जारी होगा तो अध्यादेश जारी होगा वो अनुच्छेद 123 के तहत। सी आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? देखो, भारत में जो राष्ट्रपति है वो केवल और केवल नाम मात्र का है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब वास्तविक और लोकप्रिय ये नहीं है, वास्तविक और लोकप्रिय प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक और विधिक होता है, ये आपका ठीक है, दो ठीक है। राजनीतिक और नाम मात्र का होता है, ये भी ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं, राजनीतिक नहीं होता। संवैधानिक और नाम मात्र होता है, तो एक और चार लगे, ओ सॉरी गड़बड़ होगी इसमें, नहीं, हाँ एक और चार नहीं, दो और चार लगेगा इसमें। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा इसमें। देखो, उपराष्ट्रपति के संबंध में इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना कि कौन सा सही नहीं है। कहता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। क्या ये ठीक है आपका? ये आपका ठीक है। नहीं, ये आपका ठीक नहीं है, ये आपका गलत है। फिर कह रहा है उसे किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये आपका ठीक है। वो कह रहा है कि गलत है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी आपका ठीक है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है, नहीं, औपचारिक महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इसका मतलब एक और चार इसमें आंसर लगेंगे, एक और चार, सी आंसर होगा। भारत का उपराष्ट्रपति फिर से कह रहा है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, ये आपका ठीक है। क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है, इसका मतलब एक आपका सही है। जहां जहां एक है, आप देखो एक तो सभी में ही है, आगे बढ़ जाओ। भारत का उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता, ये भी आपका ठीक है, उसके पास कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी आपका ठीक है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थ अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति का कार्य करता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब सभी आपके ठीक है, डी आंसर। प्राच्य शिक्षा या प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के विवाद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, प्राच्य विद्या के समर्थक में हिंदुओं और मुसलमानों के पुराने साहित्य के पुनरुत्थान को महत्व दिया गया था, ये आपका कथन सही है? देखो, ये आपका कथन सही नहीं है। हालांकि ये कह सकते हैं कि प्राच्य शिक्षा का जो समर्थक थे, जो यदि मैं आपसे कहूँ कि प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे वो कौन थे, तो प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे वो H.T. प्रिंसेप थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप अगला इसमें कथन देखेंगे तो प्राच्य विद्यार्थी विद्या के समर्थक का नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया था, नहीं। देखो, प्राच्य शिक्षा का जो समर्थक किया था वो इन्होंने नहीं, जबकि इन दोनों ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। इसका मतलब ये भी कथन आपका गलत हुआ। अब पूछ क्या रहा है इसमें, ये देख लो जरा, कथनों पर विचार करना है। हाँ, ये आपका थोड़ा सा देखो, ये आपका गलत नहीं है पहला कथन। ये कह रहा है कि प्राच्य विद्या के समर्थक ने हिंदू और मुसलमानों पुरानी साहित्यों के पुनरुत्थान को महत्व दिया, ये आपका ठीक है। अब कह रहा है पाश्चात्य आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने भारतीयों के एक ऐसे समूह का निर्माण करने का पर बल दिया जो रंग और रक्त से तो भारतीय हों परंतु विचार रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हों, ये भी आपका ठीक है। तो एक और तीन सही है इसमें, तो सी आंसर लगेगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। गरीबी के सापेक्ष प्रतिमान मापन में प्राय गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न आयु वर्गों के बीच असमानता स्पष्ट हो जाती है। क्या ये कथन आपका सही है? ये आपका कथन सही है। भारत में निर्धनता मापन हेतु सापेक्षिक प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर निर्धारित न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहा जाता है, ये आपका गलत है। इसका मतलब केवल आपका कथन जो है वो एक ही सही है, तो बी आंसर लगेगा। नेक्स्ट, सरकारी बजट के राजस्व खाते का कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो जाए तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। बिल्कुल, देखो मान लो यदि आप ऐसा मान लो 2 रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए वहां पर खर्च कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? घाटा। कैसा घाटा है? वो राजस्व घाटा कहलाता है। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है, तो वहां पर राजस्व घाटा होगा। भारत में राजस्व घाटा शब्दावली का प्रयोग 1997 98 से प्रारंभ हुआ था, ये आपका ठीक है। ये भी 1997 98 से प्रारंभ हुआ था। और प्रभावी, नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा अवधारणा भारत में पहली बार संघीय बजट 2004-05 में इस्तेमाल किया गया था, ये आपका गलत है। ये जो है आपका 2004-05 में ना होकर ये आपका 11-12 में शुरू होता है। इसका मतलब एक और दो सही है, तो ए आंसर लगेगा। फिर से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो पूछता है, यदि आपसे कहा जाए कि करणपुरा का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो करणपुरा जो है ऊपरी दामोदर घाटी से। सोहगारा जो है वो सोन नदी घाटी से। सोनहट जो है वो महानदी घाटी से। सिंगरैनी जो है वो गोदावरी नदी घाटी से संबंधित है। इसका मतलब बी आंसर लगेगा। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग,
आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके के जितने भी सवाल हैं उसने सबको एक दो तीन चार आंसर ही दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अच्छे से देख लेना, यदि ऐसा हो रहा है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ऐसा हो ही रहा है। इस किताब में इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक यही कर दी कि इन्होंने आंसर नहीं बदले, अर्थात ऑप्शन नहीं बदले इनके। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है, नहीं। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु में है। उसी प्रकार बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में नहीं, बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। तो इसका मतलब झारखंड में भी एक खान है झरिया, झरिया में ही सबसे ज्यादा, अर्थात ये केवल 90% भारत का बिटुमिनस कोयला झरिया से ही निकाला जाता है। तो इसका मतलब कथन और जो दोनों कथन है ये आपके गलत है, कोई सा भी इनमें सही नहीं होगा। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो आपकी सिक्किम की चोलामू झील है, तो सी आंसर होगा। फुलर झील जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश की है, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, इधर दिए हैं महाद्वीप और इधर दिया है एशिया का सबसे छोटा द्वीप, तो एशिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव है, ये आप ठीक है। इसका मतलब एक कथन से ये अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीप द्वीप मॉरिशस है, मॉरिशस आपका अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीप नहीं है। तो ये कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। अफ्रीका का ये तो आपका सुमेलित है, तो इसका अफ्रीका का सबसे छोटा देश जो है वो मॉरिशस नहीं है आपका, इसका मतलब ये गलत हुआ। और फिर कहता है आगे, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कनाडा है, ये नहीं, ये उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। तो ये सबसे छोटा नहीं, दूसरा सबसे छोटा है। यूरोप का सबसे छोटा देश ये आपका वेटिकन सिटी, ये आप कह लो कि विश्व का सबसे छोटा भी देश है। इसका मतलब दो और तीन आंसर होंगे इसके, ये आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं नदी गिरती, देखो पेरियार नदी केरल की है, पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट में अरब सागर में गिरती है। मांडवी नदी गोवा में है। साबरमती नदी ये आप देखते हैं ऊपर आप आएंगे गुजरात से होते हुए आती है ये, राजस्थान से। तो तीनों की तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो इसका मतलब डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, तो मूल संरचना का हिस्सा कौन नहीं है, भारत की संप्रभुता मूल संरचना में आती है, अर्थात जो केशवानंद भारती केस आया था 1973 का, इसी में ही मूल संरचना, अर्थात जो आप कहते हैं एक तरीके से जो स्ट्रक्चर दिया गया था, संविधान का स्ट्रक्चर दिया गया था, वो केशवानंद भारती के बाद में ही निकल कर आया था। और संविधान की सर्वोच्चता मूल संरचना का हिस्सा है। न्याय तक प्रभावी पहुंच ये भी मूल संरचना का हिस्सा है, और संसद द्वारा बनाए गए कानून ये मूल संरचना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, डी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद में अल्प सूचना के प्रश्न पूछने से पूर्व सदस्य को निर्धारित रीति के भीतर कम से कम 10 दिन का नोटिस देना होता है, क्या ऐसा है, नहीं। क्या पूछ रहा है, ये सत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये आपका ठीक है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये आपका गलत है। अतारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो लिखित दिया जाता है, जबकि तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो मौखिक दिया जाता है। तो आपका आंसर इसमें केवल और केवल एक सही है, सी आंसर। फिर से कि इधर सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखो सूची एक को सूची दो से कैसे सम्मिलित करेंगे, जैसे बैतुल उलूम पुस्तकालय, तो बैतुल उलूम पुस्तकालय का संबंध जो है वो जयपुर निशासित है। और खैरुल मनाजिल मस्जिद, तो खैरुल मनाजिल मस्जिद जो है वो आपकी महम अनगा से संबंधित है। तो इसका मतलब ए का 3 और बी का 1 देख लो, तो ए का 3 और बी का 1 आपका डी में मिल जाएगा। उसी प्रकार आप मैच करा सकते हैं, शेर मंडल हुमायूं से संबंधित है, और आगरा का राजकीय पुस्तकालय जो है वो अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट, संगठन इधर दिया है और इधर संस्थापक दिए हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की जो स्थापना की थी वो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। एक का 2 देख लो, तो ए भी हटा और बी भी हटा, आगे बढ़ो इसमें। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, तो बी का ए का 2 और बी का 1 आपका इसमें डी आंसर होगा इसमें। सी का यदि हम देखेंगे तो प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी, और लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार ने की थी। Next. कार्लाई सर्कुलर से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में भी आपका चयन करने दो। कथन ए, अभिकथन कहता है ए, कार्लाई सर्कुलर असहयोग आंदोलन से संबंधित है। कार्लाई सर्कुलर जो है आपका क्या ऐसा था कि वो असहयोग आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट देखो, इस सर्कुलर के जरिए ब्रिटिश सरकार के अधिकारी कार्लाई ने शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश की थी। अब आप खुद सोचो, देखो इसका जो संबंध था कार्लाइल का सर्कुलर का, ये एक रिपोर्ट थी, और ये जो रिपोर्ट आई थी ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान आई थी, ना कि असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका मतलब पहला कथन गलत। और यदि इस ऐसे सवालों में, इस तरह के सवालों में यदि पहला कथन गलत हो गया
तो समझ लेना ना तो ए आने वाला ना बी आने वाला और ना ही आपका सी आने वाला, क्योंकि ए गलत है तो अब आर आर अपने आप ही सही हो जाएगा, डी आंसर। तो ये आपका जो कथन आ रहा है ये आपका सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1920 में कलकत्ता में की गई थी, क्या ऐसा है? नहीं, इसकी स्थापना 1920 में नहीं हुई थी। और इसकी स्थापना वीडी वाडिया ने के द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना थी वो वीडी वाडिया के द्वारा भी नहीं की गई थी। तो वीडी वाडिया के द्वारा ना करने के बाद में ये एनएम जोशी ने की थी इसकी स्थापना। सॉरी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, हाँ जी। नहीं, ये भी आपका अभी भी गलत आ रहा है कि इसकी जो स्थापना थी वो 1919 में हुई थी, 1 साल पहले हुई थी इसकी स्थापना। इसके अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ये आपका ठीक है, तो केवल कथन आपका 3 सही है इसमें। नेक्स्ट, जब एक प्रजाति को लाभ हो रहा हो और दूसरी अप्रभावित रहती हो तो कौन सा अंतर्जातीय अनोन्य क्रिया कहते हैं? इसमें होता है सहभोजिता। जब एक को लाभ होता है और दूसरी को कोई लाभ नहीं होता, वो अप्रभावित रहती है, मतलब उसे हानि भी नहीं होती ना ही लाभ होता, उसे सहभोजिता कहते हैं। सहजीवता होती है जब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। परजीवता, एक को लाभ होता है दूसरे को नुकसान होता है। परभक्षण में एक का दूसरे के द्वारा अंत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आंसर एक। कथन दिया है ए, कह रहा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, बिल्कुल उल्टा बनता है। जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से जनन करते हैं। इस प्रकार आपका आंसर देखो, कथन तो दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या करते हैं क्या एक दूसरे की? हाँ, दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो बी आंसर होगा। लोक अदालत के संबंध में विचार कीजिए। देखो, लोक अदालत की स्थापना वैकल्पिक विवाद के निवारण के तंत्र के रूप में की गई थी। लोक अदालत का मतलब होता है जनता की अदालत, जनता ही वहां पर फैसला करती है। तो इसका अर्थात भारत में आप जानते हैं कि जनता की अदालत से ऊपर कोई अदालत भी नहीं है। इसका मतलब निवारण तंत्र की गई है और लोक अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये भी आपका ठीक है। लोक अदालत के आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम तौर पर बाध्यकारी होते हैं, ये भी ठीक। डी आंसर, तीनों ही कथन सही है। विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता में हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम जो बनेगा इसमें पहला आएगा तापीय ऊर्जा, फिर नवीकरणीय ऊर्जा और फिर नाभिकीय ऊर्जा आएगा। तो आंसर आपका जो बनेगा वो बी बनेगा। निम्नलिखित में से भारत कृषि वस्तु के विश्व में उत्पादन में की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किसके उत्पादन में? देखो, यदि आपसे कहा जाए दूध दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो आपका पहला है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। यदि आप देखें मांस उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो 8वां है। और मत्स्य पालन में यदि आप देखेंगे तो मत्स्य पालन में लेकिन पहला तो नहीं आता, हाँ, केवल आपका जो आंसर बनेगा वो एक। तो ए आंसर बनेगा, केवल एक सही है। निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का भंडारण की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? देखो, कोयला उत्पादन का कोयला जो सबसे ज्यादा मिलता है वो आपको झारखंड में, फिर उड़ीसा में और फिर छत्तीसगढ़ में। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल, बी आंसर। हड़प्पाई मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु का अंकन प्राप्त होता है? तो हड़प्पाई मुद्रा में जो सबसे पहले जो देखो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ए आंसर। हिंद यमन शासकों के बीच निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, डेमेट्रियस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक एंटिलकिड्स था, नहीं, एंटिलकिड्स नहीं था, मिनांडर था। सबसे प्रतापी शासक जो था वो मिनांडर था। तो पहला कथन गलत हुआ। तो पहला कथन गलत होते ही अब आप खुद देखो, तो यहाँ से आपके दोनों कथन बाकी सही होंगे, क्योंकि जहां जहां एक है वहां से हटा दो सही कथन पूछ रहा, तो सही कथन क्या हो गया आपके? दो और तीन। इसका मतलब हेलियोडोरस एंटिलकिड्स का राजदूत था जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का स्थापना की थी, वो ही था। कालिदास ने यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर ए होगा। कथन दिया है ए, कारण दिया है आर। कह रहा है कि दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई दे पड़ता, बिल्कुल दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनेगा। इस समय सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, अतः वर्षा की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सही है और कथन जो आर है वो एक ही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर लगेगा इसका। कथनों पर विचार करना है। भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है, क्या ऐसा ठीक है? हाँ, ये आपका ठीक है। सुंदरबन आर्द्र भूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, ये भी ठीक है। लोकटक झील मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर की लोकटक झील है। इसी में ही भारत का पहला तैरता हुआ तो आपको पार्क भी मिलेगा, तो ये भी आपका ठीक है। तो सोमरारी झील सो कार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये लद्दाख में है। इस प्रकार चार तो गलत हुआ, तो सभी तो नहीं होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो केवल ए बनेगा, एक, दो और तीन, ए आंसर।
निम्न कथनों पर विचार करना है। देखो, कर के ऊपर कर लगाना तथा जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है उसे उपकर कहते हैं। उसको उपकर नहीं कहते, उसे अधिभार कहते हैं। कर के साथ उसी कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर अधिभार कहलाता है। वो अधिभार नहीं कहलाता, वो उपकर कहलाता है। इसका मतलब कथन एक भी गलत, दो भी गलत। तो केवल अब आप देखें आगे बढ़े तो हाल के वर्षों में भारत में उपकर अधिभार की ही तरह कर दायित्व पर लगाया जा रहा है, ये आपका ठीक है। तो पूछ रहा है सही कौन सा, तो केवल तीन, तो ए आंसर। संघ राज्य दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के राज्य उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला कथन आपका गलत। जब पहला गलत हो गया तो आपका ए भी हटा और यहाँ से आपका सी भी हटा। मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, उपराज्यपाल के पद प्रसाद नहीं, उपराष्ट्र और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो कोई सा भी कथन सही नहीं, डी आंसर। मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। तो को विशेष अधिनियम पारित होता है संसद द्वारा, साधारण बहुमत से बात नहीं बनेगी, विशेष अधिनियम विशेष बहुमत के साथ साथ, सॉरी ये भी नहीं बनेगा, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी आएगी। तो आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। देखो, इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप जो है वो जावा है, और सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। ये एशिया का सबसे बड़ा भी द्वीप है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है बोर्नियो। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है। तो तंजानिया और युगांडा की सीमा पर है विक्टोरिया झील, ये आंसर। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखो, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। देखो, केन है, हिंडन है, चंबल है, करमनासा नहीं है। करमनासा जो है गंगा की सहायक नदी है और बिहार में मिलती है आकर ये गंगा में। निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है। देखो, सर्वाधिक, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर चंदौली। आंसर आपका ए होगा। आगरा घराने के जनक कहे जाने वाले सुजान खान किसके दरबार के गायक थे। तो ये अकबर के दरबार के गायक थे। आंसर ए होगा। यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा और न ही कभी रोजे रखता हूँ और न ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ, यह कथन किस शासक का है। ऐसा कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का दूसरा था ये, दूसरा शासक था ये खिलजी वंश का। पहला था जलालुद्दीन खिलजी, इसी का चाचा था और इसी के चाचा की हत्या कर ये गद्दी हत्याता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1925 में गांधी जी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान लिया गया। तो उनका स्थान लिया था सरोजिनी नायडू ने, और सरोजिनी नायडू ही कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी ये। और कब, 1925 में। हाँ, इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। तो आंसर आपका सी होगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व की बात कर रहा है, तो तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार सम्मिलित हैं, ये भी आपका ठीक है। तो कथन और जो दोनों ही कथन आपके सही है, सी आंसर। G7 देशों में, लास्ट क्वेश्चन है आपका, G7 देशों में कौन सा। देखो, G7 में 7 ही देश आते हैं, उसमें रूस नहीं आता। तो जब रूस नहीं आता तो जहां दो दो है वहां से हटा दो सबको, दो, इसे भी हटाओ और इसको बाद में आप देखेंगे इसको भी हटा दो। तो आंसर क्या बनेगा, डी केवल। तो G7 देशों में कौन आता है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, जापान और कनाडा। तो ये आपके देखने को मिलेंगे, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो जाता है देखो आपका प्रैक्टिस सेट जो था वो घटना चक्र का एक, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, यदि आपको लगता है कि इसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ कंप्लीटली पीडीएफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिल जाएगी आपको। और यदि आप खुद से भी टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और एक OMR खरीद लेना। तो वहां से आप, और OMR नहीं हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वो भी मैं आपको पीडीएफ के द्वारा वहां पर भी सेंड करवा दूंगा। तो यदि आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।